इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी सभी इक्वालिटी का आधार होती है। जब तक सोसाइटी में आपको सोशल, पॉलिटिकल, लीगल इक्वालिटी की जो पूर्ति है वो तब तक हमें नहीं देखने को मिलेगी जब तक आपको सोसाइटी में इकोनॉमिक इक्वालिटी सरकार की तरफ से प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही। रूसो ने एक अपनी बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ये बोलते हैं पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी सच विच अलाउस neither rich men nor beggars to increase। मतलब सरकार की नीतियां ऐसे होनी चाहिए रूसो के अकॉर्डिंगली, ना ही वो अमीर को और अमीर होने दे और ना ही जो गरीब है, जो भिखारी है, उसको और अपने तरफ और बढ़ने दे, यानी कि भिखारी और बड़ा भिखारी ना बन जाए। ऐसी सोसाइटी, ऐसी कंडीशंस प्रिपेयर करनी चाहिए गवर्नमेंट्स की तरफ से। रूसो बोलते हैं पुअर एंड रिच आर साइमल्टेनियसली डेंजरस फॉर इक्वालिटी एंड द होल सोसाइटी। कहते हैं कि अगर कोई अमीर है बहुत ज्यादा, तो अगर और साथ ही अगर कोई गरीब है बहुत ज्यादा, तो ये दोनों ही सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है, सोसाइटी के लिए खतरे की तरह होते हैं। देन आगे है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ये क्या होता है? तो सबसे पहले इसका मतलब ये नहीं कि सरकार की तरफ से सभी चीजों का सभी लोगों के बीच में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी चीजों को एक जैसा बांटा जाए। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब होता है कि एवरी पर्सन शुड हैव इक्वल चांसेस टू अर्न हिज लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है उपजीविका। मतलब कि लोगों को जो उपजीविका के साधन है वो सरकार की तरफ से एक जैसे प्रोवाइड करवाए जाए। तो फंडामेंटल नीड शुड बी फुलफिल्ड, जो एकदम मूलभूत जिसको हम जरूरतें बोलते हैं, वो तो सरकार की तरफ से डेफिनेटली पूरी होनी ही चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि जो पैसा होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरकार की तरफ से, वो भी एक जैसा होना चाहिए। एक जैसे से ज्यादा अच्छा है कि फेयर होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। प्रोफेसर लास्की क्या बोलते हैं? आई हैव नो राइट टू ईट केक इफ माई नेबर्स if my neighbor because of my this right is compelled to go without bread। तो कहते हैं मेरे को केक खाने का अधिकार नहीं है अगर मेरे केक खाने के कारण जो दूसरा व्यक्ति है वो अपनी रोटी से भी वंचित रह रहा है। तो मतलब सभी की बेसिक जो जरूरतें हैं पूरी होनी चाहिए कम से कम, ये प्रोफेसर लास्की का बोलना है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। जो आर्थिक असमानता होती है उसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो सबसे पहले हम इसका अफेक्ट देखते हैं कि पॉलिटिकल जो अफेक्ट होता है, अफेक्ट द टोटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट। जो आर्थिक संकट स्टेट का होता है और राजनीतिक संकट हमें स्टेट का देखने को मिलता है। पॉलिटिकल जो पावर होती है, अगर मान लो एक सोसाइटी में बहुत मतलब एक वर्ग है वही अमीर है बाकी लोग गरीब है, तो उसका रिजल्ट ये निकल के आएगा कि जो पावर होती है वो कुछ ही हाथों तक सीमित होके रह जाती है। क्योंकि जो एक अमीर वर्ग होगा उसकी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि जो फाइनेंशियल जो एक अच्छा मतलब एटमॉस्फेयर है वो उन्हीं के लिए हमेशा मेंटेन रहे, और उसी के साथ साथ जो पावर है, पॉलिटिकल पावर, धीरे धीरे वो भी अपने हाथ में ही वो कर लेते हैं। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि किसी भी देश में राजनीतिक स्थिरता बनी रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो उसके लिए जरूरी होता है कि सोसाइटी में इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड करवाई करवाई जानी चाहिए। इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी में एक रिश्ता भी होता है। तो जहाँ पर हमें देखने को आर्थिक असमानता ज्यादा देखने को मिलती है वहां पर हमें रेवोल्यूशन के चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। और जहां पर आपको आर्थिक असमानता नहीं देखने को मिलेगी या बहुत ही कम होगी, तो वहां पर चांसेस कम है कि लोग वहां के बदलाव चाहेंगे। रेवोल्यूशन की डिमांड वहां पे बहुत ही कम होती है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है जिससे हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में पता लगता है? सबसे पहले आता है इकोनॉमिक इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अर्न लाइवलीहुड। तो जो आपके उपजीविका के साधन हैं उसके सभी को जो मौके हैं वो एक जैसे मिलने चाहिए। जैसे मान लो रोजगार के जो अवसर हैं वो सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए। स्टेट इन विच देयर इज वाइड स्प्रेड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन सच अ स्टेट वी कैनॉट थिंक ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो जहां पर जो नौकरियों के अवसर हैं उसमें बहुत बड़ा आपको अंतर देखने को मिलता है,
वहां पर हम इमेजिन नहीं कर सकते कि वहां पर आर्थिक समानता होगी। अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन बिकम द विक्टिम ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो अगर एक ऐसा समाज है जहां पर सरकार की तरफ से रोजगार के अवसर अपने देश के युवाओं को नहीं दिए जा रहे, तो उनमें एक ऐसी फीलिंग आएगी, इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब वो अपने आप को सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगा, क्योंकि देखो जैसे मर्जी बोल लो, सबसे पहले होता है कि आपकी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो होनी चाहिए। अगर आप आर्थिक तौर पे सुरक्षित हो, अगर आपकी जेब में पैसा है, तभी आप दूसरे मुद्दों के बारे में सोचना पसंद करोगे। अगर किसी व्यक्ति के पास जेब में पैसा नहीं है, तो आप इमेजिन करोगे कि वो सोचेगा कि मैं अगली बार किसको वोट करूँ या ना करूँ। तो सबसे पहले होता है कि आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर वो सिक्योरिटी है, तभी आप देश के बाकी जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, उसमें आप अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाना पसंद करोगे, अदरवाइज़ नहीं करोगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर कोई सरकार अ, जॉब नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है अपने देश के नागरिकों को, तो अल्टीमेटली उनमें एक नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। सरकार के प्रति भी उनका जो नज़रिया होता है, समाज के प्रति भी नज़रिया उनका नकारात्मक धीरे-धीरे होना शुरू हो जाता है। सेकंड पॉइंट है इक्वल वेजेस फॉर द सेम जॉब। अगर एक जॉब है, तो वहाँ पर काम करने वाले 2 लोगों को एक जैसी ही सैलरी मिलनी चाहिए, ये बोला जा रहा है। वेजेस वेजेस मतलब जो सैलरी होती है, विदाउट मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं, जहाँ पर जो मेल जेंडर होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, और फीमेल जो होता है उसको मतलब कंपैरेटिवली कम कम पेमेंट की जाती है। इसके अलावा कई बार हमें जो वेजेस के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलता है, उसका कारण होता है कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजियस और जेंडर जो होता है। तो इसके बेसिस के ऊपर भी हमें भेदभाव देखने को मिलता है, सैलरी के बीच में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। एक ही जॉब होती है, एक ही जॉब के लिए 2 पर्सन को अलग-अलग पेमेंट दी जाती है। एक को मान लो अगर 30,000 दिया जा रहा है, तो दूसरे को उसी जॉब के लिए 45,000 दिया जा रहा है। तो ऐसा जो डिफरेंस होता है, वो नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स। तो जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, वो तो डेफ़िनेटली सरकार ने प्रोवाइड करनी ही है लोगों को किसी भी ज़रूरत में। तो आपकी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, वो होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। तो ये तो बेसिक नीड्स आ गई। ये तो सरकार को पूरी करनी ही पड़ेंगी। अगर ये पूरी होती है, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोसाइटी में सरकार की तरफ से इकोनॉमिक इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। फुलफिलमेंट ऑफ दीज बेसिक नीड्स इज नेसेसरी। तो जरूरी होती है डेफिनेटली। तो जहां पर आपकी जो बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, तो वहां पर आप कैसे सोच सकते हो कि आप दूसरे जो मुद्दे हैं देश के, वहां पर लोगों की आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी। अक्सर बोला जाता है ना कि खाली पेट तो आप भगवान की पूजा भी नहीं कर सकते। तो कम से कम जो सबसे पहली जो बेसिक जरूरत होती है, वो आपका पेट भरा होना चाहिए। मतलब 3 वक्त का खाना आप खा सको, ऐसी आपकी आर्थिक सिचुएशन होनी चाहिए। Therefore, it is the responsibility of every state to fulfill these basic needs of individual. इसीलिए ये देश की जो सरकारें होती हैं, ये उनकी ड्यूटी बन जाती है। फोर्थ पॉइंट है टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो जो आर्थिक असमानता होती है 2 लोगों के बीच में, कि एक पर्सन एक तरफ 10,000 रुपए प्रति महीना कमा रहा है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति 3 लाख रुपए प्रति प्रति महीना कमा रहा है। तो ये जो इतना बड़ा गैप है, आर्थिक गैप है 2 लोगों के बीच में, उसको कैसे कम किया जाए? सरकार की कोशिश हमेशा इसके ऊपर कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, ताकि जितनी ज़्यादा जो इनइक्वालिटी है, जितना उसको खत्म किया जाएगा, उतना हम लोगों के बीच में हम इक्वालिटी को बढ़ते हुए, प्रमोट होते हुए देखेंगे। अदरवाइज़ ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। मतलब इसको कम किया जाए, ये भी सरकार की तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए। लास्ट की इसके बारे में क्या बोलते हैं, वेयर देयर आर पुअर एंड रिच, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, वी ऑलवेज फाइंड मास्टर एंड स्लेव्स। कहते हैं कि जहां पर हमें अमीर और गरीब देखने को मिलते हैं, अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग देखने को मिलते हैं, तो वहां पर आपको हमेशा
ऐसा समाज देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको कुछ लोग मास्टर्स और कुछ लोग स्लेव देखने को मिलेंगे। तो जहाँ पे दास प्रथा होती है, मालिक और दास जैसे हम बोल सकते हैं ना, कि ये जो सिस्टम है फिर कभी भी खत्म नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि जो इकोनॉमिक गैप है उसको खत्म किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए जहां पर आर्थिक सुरक्षा का वादा सरकार की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आज के समय में नॉट ओनली इन टुडेज टाइम बट ऑलवेज, अगर आप चाहे कुछ समय पीछे भी चले जाओ तो जो बेरोजगारी है ये हमेशा से ही समस्या रहती है। पहले टाइम में क्या होता था कि हमारी जो लाइफस्टाइल ऐसा था, हम बेसिक जो डिमांड्स होती थी उसी को ज़्यादा फ़ोकस करते थे। मगर आज के टाइम में हमारी बहुत सारी डिमांड्स भी होती है, तो नीड्स के साथ-साथ हम डिमांड्स को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो डिमांड्स आप अपने ऊपर, आपके पास जितनी आपकी सिक्योरिटी है उसके साथ आप कर सकते हो। बट जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गई, तो वो तो सरकार ने ही प्रोवाइड करवानी है। इन केस इफ सरकार अगर कोई भी सरकार है तो वो फेल रहती है ये सब आपको प्रोवाइड करवाने में। तो देखो, जो युवा है वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो बेरोजगार जो है उनके लिए कुछ प्रोविज़न होना चाहिए पैसा कमाने का, तो उनके लिए बेरोजगारी भत्ता उनको देना चाहिए। अगर मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार है तो सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे कुछ बूढ़े लोग होते हैं, उनके पास आर्थिक सुरक्षा का कोई अ, ज़रिया ही नहीं होता। तो ऐसे में जो ओल्ड एज पेंशन होती है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। अगर किसी को मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए तो वो फ्री मेडिकल फैसिलिटी सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवानी चाहिए या मैक्सिमम चीपेस्ट प्राइस पे प्रोवाइड करवानी चाहिए। कुछ बूढ़े लोग होते हैं जिनके पास घर नहीं होता या अ, उनके बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी एक मतलब घर होना चाहिए। देन नेक्स्ट है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जस्ट जस्ट का मतलब यहाँ पे होता है कि फेयर, फेयर या जेन्युइन। तो जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से वेल्थ का हो रहा है वो एक मतलब फेयर होना चाहिए। मतलब ये नहीं बोल सकते कि एक जैसा होना चाहिए, हम ये बोल सकते हैं कि जैसी मतलब किसी की मेहनत है उसको वैसा रिगार्ड मिलना चाहिए। अनइक्वल एंड अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी गिव्स बर्थ टू क्लासेस। अगर मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो उसका रिजल्ट ये होगा कि अलग-अलग क्लासेस आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगी। एक अमीर होगा, एक मिडल क्लास होगा, एक लोअर मिडल क्लास होगा, एक मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन, ऐसे हम बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में हम गैप देखने को मिलता है। तो उससे क्या है कि आर्थिक तौर पे बहुत सारी हमें क्लासेस देखने को मिलती है। इसीलिए जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे का, वो सरकार की तरफ से हमें होते हुए देखने को मिलना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि अ, जो अमीर होता है, वो गरीब लोगों का शोषण करते हुए आपको देखने को मिलेगा। अमीर हमेशा फिर यही चाहेगा कि उसकी जो आमदन है, उसके सोर्स ऑफ इनकम है, वो बढ़ते रहें और वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हमेशा दबा के रखे। सो unequal distribution of wealth creates wide economic inequality and the society gets divided into two hostile classes, and according to Marxist, it creates war-like situation. तो मार्क्स के अकॉर्डिंगली अगर समाज 2 हिस्सों में बढ़ता है, अमीर और गरीब में, तो मतलब युद्ध की सिचुएशन खड़ी हो जाती है। एक मतलब वर्ग होता है अमीर, दूसरा वर्ग होता है गरीब। तो ये हमेशा एक-दूसरे को प्रतिद्वंदी की तरह, एक-दूसरे के दुश्मन की तरह एक-दूसरे को देखते हैं। 7th पॉइंट है जस्ट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन का जो साधन होता है, जो उत्पादन हो रहा है, उसकी जो ओनरशिप है, उसका जो मालिकाना हक है, वो भी एकदम सही होना चाहिए। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी अंडर द मोनोपोली ऑफ फ्यू पर्सन। जो भी उत्पादन होता है देश में, उसके ऊपर मोनोपोली नहीं होनी चाहिए देश के कुछ लोगों की। यानी कि जो सरकार लोगों की तरफ से बड़े-बड़े जो उद्योगपति हैं, वो किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं तो पूरी तरह से उसका रेट क्या होगा, उसको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसकी क्वालिटी क्या रखेंगे, ये पूरी तरह उनके हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार के हाथ में होना चाहिए। अगर कुछ लोगों के हाथ में ये सारा डिसाइड करने की पावर होगी, तो इट मीन्स कि वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं लोगों का
अधिकार होगा कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, और उन प्रोडक्ट्स को कैसे आगे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उनकी प्रोडक्शन करनी है, क्या उनका प्राइस रखना है, वो सारा कुछ वो खुद ही डिसाइड करेंगे। Generally, it is seen that people having control over the means of production exploit the laborer and do not give them reasonable wages and other facilities, etc. अक्सर हमें ये भी देखने को आता है कि जो प्रोडक्शन के साधन होते हैं, अगर वो कुछ ही लोगों के हाथ में सीमित होंगे, तो वो क्या करेंगे कि लोग जो गरीब लोग होते हैं या लेबरर होते हैं उनके फैक्ट्री में, उसका वो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। और एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, साथ ही साथ उनकी जो भी रीज़नेबल वेजेस बनते हैं, जो भी उनकी लेबर बनती है, वो उनको प्रॉपर पे नहीं करते। देन फिक्स्ड आवर टू वर्क 8 पॉइंट, फिक्स्ड आवर टू वर्क। तो आपको पता होगा कि पुराने टाइम में ऐसे होता था कि जो लेबर होते थे, वर्कर्स होते थे, वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, वो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जो उनके काम करने वाले लोग होते थे, उनसे 8 घंटे की बजाय 10 घंटे, 10 घंटे की बजाय 12, 15 घंटे उनसे काम लेते थे। इवन जब संडे होता था तो उस दिन उनको छुट्टी नहीं करते थे। जो हॉलिडेज़ होती थी, उस दिन भी जो ऑफ़िशियल सरकार की तरफ से गज़टेड हॉलिडेज़ होती हैं, उस दिन भी उनको छुट्टी नहीं दी जाती थी। कई बार तो ऐसे भी केसेस सुनने को आते थे कि छोटे-छोटे बच्चे जो हैं 8, 10, 15 साल की एज वाले बच्चे, जो बूढ़े लोग हैं 70 साल की एज वाले 75, वो भी मतलब फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं और उनका भी शोषण हो रहा है। क्योंकि उनकी जो पेमेंट बनती है उनको टाइम पे नहीं दोगे, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो फिर हमेशा अपने कंट्रोल में रखते हैं लोगों को, जो उनके वर्कर्स होते हैं। तो इसके लिए ये भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, सरकार की तरफ से लोगों को ये दिलासा देना चाहिए कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो भी फिक्स्ड होने होंगे। तो आज के टाइम में तो आपको फिक्स ही वर्किंग आवर्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप देखो 8 घंटे काम करने को देखने को मिलता है, या 9 घंटे, या जो भी आपके फिक्स्ड आवर होते हैं। और अगर कोई एक्स्ट्रा काम करता है तो उसके लिए उसको अलग से पे मिलता है, बोनस मिलता है, और संडे के दिन आपको छुट्टी मिलती है। और जो मिनिमम पे होती है वो भी डिसाइड की होती है। मिनिमम पे जैसे हर एक शहर में जैसे डीसी रेट होता है, तो चाहे कोई प्राइवेट ही जॉब करता है तो मिनिमम उसको कितनी सैलरी मिलेगी, तो वहाँ पे उस एरिया में डिसाइड होता है। जैसे जलंधर में भी डिसाइड है कि डीसी रेट कितना होगा, कम से कम लेबर को कितनी पेमेंट होगी, तो ये भी डिसाइड होता है सारा कुछ। नेक्स्ट पॉइंट है 9th, एब्सेंस ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन। तो जो एक व्यक्ति है उसका जो शोषण होता है, उसकी गैर मौजूदगी सोसाइटी में होनी चाहिए। ऐसी पावर किसी के पास भी ना हो कि वो बाकी लोगों का एक्सप्लॉइटेशन कर सके। In fact, while living in the society, individual has to face many difficulty। देखो, समाज में रहते हुए आप ये तो नहीं बोलोगे कि आप मतलब सारे ही एक्सपीरियंसेस आपके अच्छे होंगे। कुछ एक्सपीरियंसेस आपके ज़िंदगी में ऐसे भी होंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि आपका जो समय है वो बहुत ही बुरा गुज़र गुज़र रहा है। सोसाइटी की तरफ से आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा, जैसी हम एक उम्मीद करते हैं सभ्य समाज से, अच्छे समाज से। Many of the people do not get sufficient food to eat। कई बार तो लोगों को खाने का मतलब अरेंजमेंट ही सरकार की तरफ से नहीं होता, तो उनको फूड नहीं मिलेगा, उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, जो गरीब लोग हैं और बीमार पड़ चुके हैं, वो भी नहीं मिलते। इवन कुछ लोग तो होते हैं, उनको कपड़े तक भी उनके पास अच्छे डालने के लिए नहीं होते। बुक्स वगैरह की फैसिलिटीज, जैसे बच्चों को तो बेसिक नीड्स है, जो स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनके पास बुक्स होनी चाहिए, तो गरीबी के कारण उनके पास बुक्स वगैरह भी नहीं होती। तो ऐसे सिस्टम में हम देखते हैं कि जो एक अमीर वर्ग है जिसको हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं, तो वो हैव्स जिसको बोलते हैं, उनके पास इतनी पावर होती है कि वो दूसरे वर्गों का शोषण कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, सभी को एक जैसा ट्रीट किया जाना चाहिए। सो टू इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस, ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन शुड बी इराडिकेटेड। इराडिकेट मतलब रिमूव करना। अगर हम चाहते हैं कि आर्थिक तौर पे सभी के साथ हो न्याय, उसके लिए ज़रूरी है कि जो एक मानव का जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो पूरी तरह से सोसाइटी में खत्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आज के लेक्चर के साथ ही हमारा जो इक्वालिटी वाला डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी यहीं पे समाप्त होता है।